मुझे जो भी शिक्षक पढ़ाते थे मैं उसकी प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस इन द सेंस पहले लिख लेता था सेंटेंस और देन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। नमस्कार, लीड लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे मंच के जो मेहमान हैं वो है मिस्टर विजय कुमार बावस्कर जी, जो कि नेपा नगर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और जो है एक इंग्लिश ट्रेनर के रूप में, एक इंग्लिश टीचर्स के रूप में जो है एक गवर्नमेंट स्कूल में जो है झांझर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उनके माध्यम से जो है कई विद्यार्थी जो है एक इंग्लिश को लेकर जो है उनमें एक जागरूकता उत्पन्न हो रही है और इंग्लिश को लेकर एक काफ़ी क्रेज़ जो है इनके स्कूल में देखा जा रहा है इनके माध्यम से। ये सारी चीज़ें किस प्रकार संभव हो पा रही हैं, आइए हम लोग हमारे इंटरव्यू के दौरान जानने की कोशिश करते हैं। सर, जैसे कि हमने देखा है हमारे जानकारी के अनुसार कि आप एक इंग्लिश के बहुत अच्छे शिक्षक हैं और बहुत अच्छे एक इंग्लिश के ट्रेनर के रूप में भी आप जाने जाते हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर हमारी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपने जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हमें बताएं। जी सर, सबसे पहले तो आपके ऑडियंस को नमस्कार और लीड लैब का धन्यवाद जो मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। मैं विजय बावस्कर नेपा नगर से, मेरा नाम विजय बावस्कर है और मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। चूँकि गवर्नमेंट जॉब हर किसी का सपना होता है, हम लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हो पाती है, नहीं होती है जो हम सोचते हैं। तो सर, मैं बताना चाहूँगा कि ये जर्नी, मेरी जो यात्रा है वो प्रारंभ हुई थी 29 सितंबर 1988। मेरा जन्म हुआ। आई एम वन ऑफ द 4 सन ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे घर में मेरे से बड़ी 2 बहनें और मेरे से बड़े भैया है जिनका नाम भरत बावस्कर और वो भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दरियापुर में इंग्लिश के टीचर हैं। तो जी, और हाँ, हमारी जो पूरी जर्नी रही, एक बुरा सपना अगर हम सोचे एक प्रकार से तो वो भी थी, और यदि मैं कहना चाहूँ स्पिरिचुअल वे में कि इट वाज सुपर्ब जर्नी बिकॉज गॉड हैज़ गिवन अस मैनी ट्रबल्स एज वेल हैज ही मेंटेन अस। उन्होंने हमें संभाला। हम देखते हैं ना कि जब तक सोना आग में नहीं तपेगा, बिल्कुल सही, इट कांट बी गोल्ड। तो ईश्वर ने एक तरफ से हमें तपाया और दूसरी तरफ से अपना प्यार दिया, सहलाया। तो ये मेरी जर्नी थी। मेरे पापा नेपा मिल में थे, मेरे मम्मी जो है हाउस मेकर है, सिस्टर्स मैरिड है और हमारा जो परिवार है जी बिल्कुल, बहुत सीधा परिवार और हमारे भैया बहुत सीधे, हमारे पापा बहुत सीधे, वो नेपा मिल में थे। जी बिल्कुल, आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था मेरे जीवन में, जो चीज़ें बदलती गई। जी बिल्कुल। सर, ये थोड़ा सा थैंक यू आपका जीवन परिचय बताने के लिए। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कई लोग जो है सोसाइटी के अंदर जो है इंग्लिश को लेकर एक जो है एक अलग एटमॉस्फेयर है। कई लोगों को एक हेजिटेशन होता है, घबराहट होती है, यार नहीं बोल पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे, नहीं जमेगा। तो वो आपका जो किस प्रकार की ट्रेनिंग जो है आप बच्चों को देते हैं कि वो बच्चा बिल्कुल उससे घबराते नहीं है, डरते नहीं है और एक एंटरटेनमेंट के साथ उसको सीखते हैं और अपने अंदर एक इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये सब कैसे संभव हो पाता है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस काम में व्यक्ति को मज़ा आता है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, हम अपने टीचिंग्स को इस तरह इम्प्रोवाइज़ करें कि हमारी टीचिंग्स एकदम आकर्षक हो जाए, मज़ेदार हो जाए। जैसे सब्जी हम बना रहे हैं, उसमें मसाला नहीं डालोगे तो टेस्ट नहीं आएगा। उसी प्रकार टीचिंग्स में आपको कुछ नयापन लाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल, बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग दे स्टार्ट यूजिंग मोबाइल एंड entertaining, they need entertaining and they want entertaining everything. So we have to make our teachings entertaining first. As
As far as it is a question of English language, English is a language, it is not a subject. It is rumor among the society that इसको सब्जेक्ट माना जाता है। ये सब्जेक्ट नहीं है साहब, बिल्कुल ये लैंग्वेज है और भाषा को सीखा जाता है बोलकर, सुनकर। करेक्ट। जितने ज़्यादा हम उसको सुनेंगे उतना ज़्यादा हम बोलेंगे। मेरे लाइफ में भी वो हुआ था, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि बिल्कुल करेक्ट, जनरली तो होता है। मुझे जो भी शिक्षक पढ़ाते थे मैं उसकी प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस इन द सेंस, पहले लिख लेता था सेंटेंस और देन आई यूज टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। जी। सारा सेंटेंस बोलना। तो मेरे पड़ोसी, इवन पड़ोसी, मोहल्ले वाले और घर वाले कहते शायद ये पागल हो गया। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस हम करवाते हैं क्लासेस में बच्चों की। बिल्कुल मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, कुछ पढ़ा दिया, 15 मिनट्स पढ़ाना और कम से कम 20 to 30 मिनट्स उसकी प्रैक्टिस करवाना। ये पूरा मेरा शेड्यूल होता है प्रैक्टिस का। सर कुछ मैं जानना चाहूँगा कि उदाहरण के लिए कुछ ऐसा कुछ जैसा आपने बताया कि एक एंटरटेनमेंट तरीके से आप पढ़ाते हैं जिसकी वजह से कि बच्चे को सीखने में, पढ़ने में और मज़ा आता है। तो कुछ ऐसा एक दो उदाहरण सर आप अगर हमारे मंच के माध्यम से पेश करना चाहेंगे? देखिए, एंटरटेनिंग के हिसाब से बच्चे को उसके एटमॉस्फेयर से जोड़ना है हमें। जी। अब उसके एटमॉस्फेयर से जोड़ना है, हमें कुछ बातें ऐसी करना है जिससे उसको मज़ा आने लगे। जी। अब मैं अगर कोई बच्चा है और वो घर से आया है तो मैं पहले उसके बाद उससे जनरल पूछूंगा कि कैसे हो, क्या हो। अब हमें कोई बच्चा उदास लग रहा है तो हम उसका फीडबैक लेंगे, फिर मजाक करेंगे उसके साथ किसी वे में, किसी भी वे में। मतलब वो तरीका कुछ भी हो सकता है मजाक करने का, उसका माइंड सेटअप चेंज करने का प्रयास करेंगे। जब तक हम बच्चे का माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे, जी, नथिंग इज पॉसिबल। सर मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा एक ये भी जानना चाहूँगा कि जो है इंग्लिश को आपने किस प्रकार से मतलब जो है अपनाया, किस प्रकार से आपने उसको एडॉप्ट किया, आपका थोड़ा सा बचपन किस प्रकार से रहा है, और अचानक जैसे मतलब जो है इंग्लिश टीचर की बचपन से लेके तो आपकी इंग्लिश टीचर की जो जर्नी है मैं अल्टीमेटली जानना चाहूँगा कि ये किस प्रकार से रही है और सब कुछ कैसे संभव हो पाया है? Well, that is an interesting thing in my life, that how I became an English teacher. Yes. देखिए, मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में यूँ हुआ कि एजुकेशन चल रहा था। जी। मैं एक 10वीं का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा, और उसके बाद में मुझे आर्ट्स लेना पड़ा किसी कारणवश। जी। आर्ट्स लिया। आर्ट्स में जब मैं 11th में था तब तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एक व्यक्ति का ऐसा प्रभाव पड़ा जीवन पर कि मेरा जीवन यू टर्न हुआ। एक व्यक्ति या एक बच्चा जिसका 56% है और उस बच्चे का 12th में 75% आना, ये साधारण सी बात नहीं। हमारे जो शिक्षक बिगेस्ट और हमारे जो शिक्षक है, मेरे आइडियल है, वो फर्स्ट आइडियल है, मेरे फर्स्ट प्रेरणा स्रोत है, उनका नाम है एस एन सेठी, जो कि कार्यरत है 2008 से शिक्षा विभाग में ही है वो। जी, हमारे शिक्षक है एस एन सेठी सर। उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कि हमारे यहाँ पर सारे बच्चे लगभग बच्चों का 70 या 65+ % बना। जो 15-16 बच्चे थे, जी बिल्कुल, उनका सबका 12th में 65% बना। और मैं टॉपर ही था, लगभग टॉपर था। और मैं फिर जब मैं आफ्टर 12th व्हेन आई एंटर्ड इनटू द कॉलेज, मैंने कहा कि हम मिडिल क्लास के लड़के स्पेशली अपनी क्वालिफिकेशन जहाँ 12th खत्म करते हैं वहाँ उनके दिमाग में एक बात आती है, जहन में एक बात आती है, जॉब कैसे मिलेगी। बिल्कुल सर। तो सेठी सर ने सजेस्ट किया था कि आप BA इंग्लिश लेना, फिर MA इंग्लिश करना, देन कंप्लीट योर B.Ed, इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर यू। तो मैंने एंटर किया, BA लिटरेचर लिया। उस कॉलेज में सेठी सर की सिस्टर कविता, हमारी कविता सेठी दीदी, मैं दीदी कहता हूँ उनको क्योंकि उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, 3 साल बहुत सहयोग किया। चूँकि वो सोशल के टीचर है, बट बहुत बूस्ट करते थे कि विजय पढ़, इंग्लिश के सिवा इंग्लिश तेरा सब कुछ है।
तो जॉब के लिए मैंने सोचा कि इंग्लिश, फिर इंग्लिश लिटरेचर किया। एक बच्चा जो ठीक से ऐसे नहीं पढ़ पाता, बिल्कुल correct। उसको इतने बड़े बड़े आंसर लिखना पड़ते, तो मेहनत करते थे, याद करते थे। फिर अगेन एक टीचर आए जीवन में, जवरे सर जी प्रमोद कुमार जवरे, महाराष्ट्र के है वो, जी पर यहाँ पर कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी में। उन्होंने फिर मेरा जो बेसिक इंग्लिश था, पहले बेसिक तो हमने सेट्टी सर से सीखा, फिर जो एक बिल्ड करना होता है कि टेंस सीखा है, टू बी सीखा है, टू हैव मोडाल सीखा है, और मुझे बताया कि इसकी प्रैक्टिस कर घर। तो मैं उसकी प्रैक्टिस करता था सर, कम से कम 1 आवर, 1.5 आवर या मिनिमम हाफ एन आवर मैं उसकी प्रैक्टिस करता था बोल बोल कर। बिल्कुल, वेरी नाइस। तो फिर मुझे धीरे धीरे इंग्लिश आने लगी। जब मैं स्पीकर बनने लगा, व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग, आई यूज्ड टू स्पीक इन पब्लिक एंड दे यूज्ड टू लाफ एट मी दैट इंग्लिश मैन आ गया। तो यस करेक्ट, होता है जीवन में, कभी कभी आपके साथ होता है। और हमेशा देखिए, जब भी आप आगे जाते रहोगे देखा तो जाता है कि कुछ सोसाइटी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा एक मजाक भी बनाते हैं, फ्रेंड्स बोलो या फैमिली के लोग, अरे यार ये तो मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। देखिए, इस पर एक बात कहूँगा कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जैसी नीयत थी उसने वैसा पहचाना मुझे। क्या बात और है सर। क्या होता है कि आप कुछ करने जा रहे हैं, आप किसी काम को करने जा रहे हैं, जी तो बिल्कुल, आपको ड्रॉबैक करने वाले लोग मिलेंगे, बट Correct. दैट इज अ टाइम, दैट इज अ मोमेंट दैट यू हैव टू सी फॉरवर्ड। आपको बिल्कुल पीछे नहीं आना है करेक्ट है। कि क्या सभी को सब कुछ हासिल नहीं होता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं होता। बिल्कुल ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्ता इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। तो सब समाज में हमको एक जैसे लोग क्या नहीं बात है मिलेंगे। सर। और मेरा जीवन भी वैसे ही गुजरा। जब जब मुझ पर तकलीफें आई, मेरे साथ प्रॉब्लम्स आई, तो मेरे साथ वो अच्छे लोग आकर खड़े हो गए, जिन्होंने मुझे सहारा दिया और आगे बढ़ाया। क्या वेरी नाइस। सर आपको बता दूं कि इंग्लिश सीखना बाद में मेरा पैशन बना, जुनून बना जी कि मुझे इंग्लिश सीखना है, बोलना है। और फिर एक डिसाइड हो गया था। हमने इसके पहले एक बात बताऊंगा, हमने 10th क्लास में, मेरा एक मित्र है, वो फोर्स में है, आर्मी में है, तो हमने निर्णय लिया था कि हम शिक्षक बनेंगे। अच्छा हाँ, और उसने मुझे कहा कि अपन क्या करेगा, अतिथि शिक्षक बन जाएगा, बेहतरीन जीवन है, कोई टेंशन रहता नहीं। और it became true that I have become teacher, but उस समय बचपना था कि जॉब जो होती है 4 से 6 घंटे की, 4 बिल्कुल, घंटे की बिल्कुल। जॉब होती है, संडे छुट्टियाँ मिलती है। Enjoy। हाँ, तो उस हिसाब से और जीवन मोड़ता चला गया, मुझे उस दिशा में बिल्कुल, मोड़ता बिल्कुल, चला very गया nice। जीवन। और फिर जब ग्रेजुएशन ख़त्म किया मैंने, अब मैं आपको बताता हूँ ग्रेजुएशन की कहानी कि ग्रेजुएशन में हुआ क्या। मैं बीए लिटरेचर का स्टूडेंट था, दूसरे सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं, जी इंग्लिश पढ़ना थोड़ी दिक्कत वाली बात थी। अब जवरे सर थे, तो साहब उस समय मैं घर की परिस्थिति ऐसी थी साहब कि अगर मैं कमाऊँ नहीं, घर में जी बिल्कुल। हफ्ते के पैसे नहीं लाऊं तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि पापा की 50 रुपए की मजदूरी थी। भैया उस समय स्कूल में ही लेबर असिस्टेंट थे। तो मैं सुबह 7 बजे, हमारे नेपा मिल का एक ऑफिस, एक जी। पूरा वो था एरिया। कार्य करवाने का, कि बेंडार करके एक बोलते ना कि विभाग, जी। एक विभाग था बेंडार करके, वो कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयरिंग के काम करवाता था। बिल्कुल। तो साहब मैं सुबह 7 बजे उस काम पर जाता। उसका सेशन था, उसका ड्यूरेशन था 7 से 12 और 2 से 4:30। अच्छा ठीक, मैं सुबह 7 बजे काम पर जाता और दोपहर में 12 बजे घर दौड़ कर आता, कपड़े चेंज करता और कॉलेज जाता, और वो एक लेक्चर अटेंड करता। अब 1 से 2 महीना ऐसा बीता सर मेरा कि मैं कॉलेज के सामने ही नाली खोद रहा हूँ। नाली खोदने को हमको भेज दिया। जी बिल्कुल। हम कॉलेज के सामने मैं नाली खोद रहा हूँ, बच्चे जा रहे हैं 10-11 बजे कॉलेज के, देख रहे हैं मुझे। मेरा किसी से इत्तेफाक नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करूँ। जो दोस्त होते थे वो
देखकर हंसकर निकल जाते, चलते रहे। लगातार चलते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपका जो सुनकर थोड़ा सा भावुक भी हो रहा हूँ और थोड़ा सा जी आशा करता हूँ कि आपके विचार जो है लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। जी बिल्कुल। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी तकलीफें और बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयों को देख से जो है मतलब आप जूझकर जो है आगे बढ़े हैं। जमीन मतलब कहना चाहिए कि जमीनी स्तर से उठे हुए व्यक्ति आप हैं। जी सर। तो सर मैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से ये भी संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आपके जीवन में जो विडंबना आई हैं, जो भी आपने संघर्ष आपके जीवन में देखे हैं, उनको जो भी चुनौतियों का आपने सामना किया है, इन सारी परिस्थितियों को आपने किस प्रकार मतलब जो है उसको फेस किया, इनको आपने चुनौतियों के रूप में जब आपने इनको आपने स्वीकार किया, तो आपका क्या अनुभव उस समय रहा है? सर प्रकार से मैं आप इससे मतलब निपट पाए हैं? एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा। मैं आपके सामने आज बैठा हूँ, जी ये सब ईश्वर की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है, और हमारे माता पिता जो कभी जिन्होंने किसी का गलत नहीं किया, ये सब उसका परिणाम है। मुझे 7th क्लास में ट्यूमर हुआ था ब्रेन में। अच्छा। अब पापा ने रिसेंटली जॉब छोड़ी, मतलब जॉब छोड़ी, उन्होंने रिज़ाइन किया। नेपा मिल में थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, रिज़ाइन की स्कीम आई, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। मैं 6वीं से 7वीं में चला गया हूँ। मीनवाइल मेरा एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, और उसके 6-8 महीने बाद मुझे फिट्स आने लगे। फिट आने लगे तो परिवार, मम्मी पापा ने डॉक्टर साहब को बताया। डॉक्टर साहब को लगा कि मिर्गी है। इलाज चला महीने, 6 महीने, सुधार हुआ नहीं जी। फिर मुझे हमारे नेपा के ही रघुवंशी डॉक्टर साहब के पास ले जाया गया। उन्होंने सिटी स्कैन वगैरह करवाए। सिटी स्कैन करवाए तो पता चला कि ब्रेन में फोड़ा है, ट्यूमर है जी। और वो मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था, क्योंकि मेरे साथ के ही मेरे डेस्क के बच्चे, एक बच्चा मेरे साथ में पढ़ता था, आशीष पवार करके, मेरे साथ का क्लासमेट जी। उसको भी ट्यूमर हुआ। ओ माय गॉड। और कुछ समय बाद उसकी डेथ हुई। जब उसके साथ हुआ तो फिर चूंकि तो आप उसका थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा डर गए होंगे हाँ, मतलब स्थिति को लेकर कि अब डरा आगे तो क्या मैं कम होगा? था, मेरी मम्मी ज्यादा। जी। वो सब बच्चे जैसा मेरे को रखते थे, और वो डेथ हुई और वो सब कहने लगे कि तेरा क्या होगा। तो मेरे में कॉन्फिडेंस रहता था सर कि जो भी होगा अच्छा होगा, ईश्वर जो करेगा सब अच्छा करे, बिल्कुल। जो भी होगा मेरे साथ वो अच्छा ही होगा। तो साहब कुछ हुआ नहीं। 7th क्लास में फिर उस साल पढ़ाई नहीं कर पाया तो फेल हो गए। फिर नेक्स्ट ईयर रेज्यूम किए, पढ़ाई चलते गई। चूँकि मैंने बताया मैं 7वीं से होटल में काम करता था। जी। हमारे पापा मजदूरी ठेकेदारी मजदूरी करते, हमारी दीदी जो सहयोग करते थे हमारे लिए। जी। फिर ऐसा हुआ कि हम पढ़ते चले गए। 12th हुआ, मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद मैंने पीजी किया। मैं 2011 में खंडवा में कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाने लगा पार्ट टाइम में। फिर मैंने 2013 से मैंने स्कूल्स में पढ़ाना शुरू किया। स्कूल्स में पढ़ाना शुरू किया, फिर मैं प्राइवेट स्कूल में चला गया। अब प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, तब तक भी मेरी इंग्लिश उस लेवल की नहीं थी। जी। 1-2 बार बच्चों ने मजाक के हिसाब से मुझे कुछ वर्ड्स पूछे, और शायद वो वर्ड्स मुझे, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था, ये 2013 की बात है, मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे। हाँ, डिक्शनरी खंगालना पड़ती थी सर। फिर मैंने खुद पे वर्क करना स्टार्ट किया। तो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दी कि पढ़ो। मैंने बुक्स उठाए, ग्रामर के किताब कंसल्ट करना स्टार्ट किया, और ग्रामर से पढ़ पढ़ के बच्चों को पढ़ाना। तो ये सब रहा सर। जी। बहुत इट वाज अ कॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ माय लाइफ। ये कारण बने इम्प्रूवमेंट के कि प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को हमने फेस किया और उसका सोल्यूशन निकाला, इम्प्लीमेंट करते गए, आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते चले गए। फिर अब हम तैयार बैठे थे दोनों भाई, बीएड वगैरह करके सारी डिग्रियां कंप्लीट करके गवर्नमेंट जॉब आए,
इट वाज जी बिल्कुल लास्ट सेशन ऑफ माय लाइफ की जैसा मौका मिला। स्ट्रगल खत्म होने में आ रहे हैं हम, अब स्ट्रगल खत्म होने में आ रहे हैं, जी बिल्कुल। बट तलाश है एक रोशनी की, एक रोशनी की तलाश है, जो कि एग्ज़ाम टीईटी आया 2018 में, दोनों भाई ने किए। अब जब हमने एग्ज़ाम दिए सर, मैं आपको बताऊं, मैंने कोई बुक रेफर नहीं की, ना मैंने ना मेरे भैया ने। बिल्कुल इट वाज अ इम्पैक्ट ऑफ दैट प्रैक्टिस विच वी हैड बीन डूइंग सिंस 2011। हम 2011 से जो पढ़ा रहे थे, पढ़ रहे, उस प्रैक्टिस का अंजाम ये रहा कि जी। हमने पढ़ाई नहीं की। इन स्पाइट ऑफ दैट उनके भी अच्छे मार्क्स थे, मेरे भी अच्छे मार्क्स थे। वाह। और मैं आपको बताऊं कि उनका 327वां रैंक था पूरे एमपी में ग्रेड 1 में, जी। और मेरा ग्रेड 2 में 551वां रैंक था सर। अच्छा अच्छा, वाह, वेरी, बहुत ही और अप्रिशिएबल और सर, बधाई के पात्र हैं बिल्कुल। आप और आपका पूरा परिवार, जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष देखे हैं। जी सर। सर, इसके साथ में आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में क्या क्या जो है उपलब्धियाँ रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। उपलब्धियाँ सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना 21 में। उसके बाद एक मन में था कि यार विभाग में जाने कोई मुझे। बिल्कुल। तो इत्तेफाक ये हुआ कि मेरा नाम अननोविंगली, या मुझे पता नहीं था, एमटी मास्टर ट्रेनर जो होते हैं, मास्टर जी, ट्रेनर बिल्कुल। भोपाल से ट्रेनिंग लेकर आते जी। हैं और यहाँ शिक्षकों को लोकल में अपने जिले में ट्रेनिंग देते हैं, डीआरजी जी, जिन्हें जी, कहते हैं, जी, डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल, रिसोर्स बिल्कुल। पर्सन। मेरा नाम गया 1.5 साल पहले, हाँ। एज अ सेवाकालीन प्रशिक्षण नाम था उसका, सेवा। एज अ मास्टर ट्रेनर में गया। मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैं वापस आया। वापस आने के बाद हमने 20 दिन की ट्रेनिंग दी। 4 मेंबर्स सेवाकालीन प्रशिक्षण। और जब मैंने प्रशिक्षण दिया तो हर किसी ने ये कहा, एक 40 साल के व्यक्ति, 40 साल की सर्विस जिनकी हुई है, 35 साल जी, की बिल्कुल। सर्विस जिनकी हुई है, उन व्यक्ति से ये सुनना कि ऐसी ट्रेनिंग मैंने बहुत ही कम ली है, नहीं के बराबर ली है, और वो खुद भी डीआरजी रह चुके हैं। वेरी नाइस। वो एक मोटिवेशन मिला, इस नहीं। प्रकार नाम हुआ। और अभी कुछ ही दिन पहले एक मेरी पत्रिका आरएसके से छपती है, उसमें मेरा लेख आया सर। अच्छा अच्छा, वाह। उसमें मेरा लेख आया जो कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से छपती है सर। मेरा एक लेख था उसके ऊपर, हमारे शिक्षक हमारे मोटिवेशन पुस्तक का टाइटल था जी। और उसमें मेरा लेख आया। और अब मैं एज एन एमटी थोड़ा सा जाना जाता हूँ जिले में, जी बिल्कुल। और बुलाया जाता है। वेरी नाइस सर, बिल्कुल। क्यों ना बुलाया जाए, क्योंकि जो आपका जो जिस प्रकार से आपके पूरे जीवन की जो जर्नी रही है, बिल्कुल स्ट्रगलफुल रही है, और आपने बिल्कुल ज़मीनी लेवल से काम किए हैं और निरंतरता, सबसे आपके कार्य में निरंतरता जारी रखी है, कंसिस्टेंसी आपने बरकरार रखी है, और खुद ही अपनी चुनौतियों को, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी खुद ही ढूंढा और उसमें इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ते गए। तो जब बोलते हैं ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट आपने खुद अपने आप में किया है, तो ऑब्वियसली उसके लिए आप जाने पहचाने जाते भी होंगे। सर, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि आप अपनी जो सक्सेस है, आपकी जो सफलता है, उसका जो क्रेडिट है, उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहला श्रेय जो क्रेडिट है मेरे पेरेंट्स को। जी। उसके बाद मेरे जो मोटिवेशन है, मेरे ब्रदर, एल्डर ब्रदर जी, जी। मिस्टर भरत बावस्कर, उनको, और मेरे सारे वो गुरु जिन्होंने मुझे मदद की, जी बिल्कुल, मुझे हेल्प की, मुझे सही मार्ग, कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, बिल्कुल, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मेरे सारे गुरु, मेरे सारे शिक्षक, हम बचपने में शिक्षकों के साथ थोड़ा मिसबिहेव कर देते हैं, लेकिन हमें पता तब चलता है जब हम बड़े होते हैं। और जिंदगी हमें पढ़ाती बाद में है, सिखाती बाद में, एग्जाम पहले लेती, तो वहाँ पता चलता है कि गुरु का क्या है। तो हमारे गुरु, मेरा पूरा परिवार, जिन्होंने एकजुट होके समस्याओं को फेस किया और हमको यहाँ तक लाकर छोड़ा। एक साधारण बच्चे के लिए जी सरकारी नौकरी क्या मायने रखती है, सिर्फ वही बच्चे जान सकते हैं जो कि अभी बिल्कुल जो जीवन को जी रहे हैं, जो मैं जी चुका हूँ। बिल्कुल, जो इस प्रकार से मतलब विडंबनाओं से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। सर, मैं इसके बाद ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आपकी जो जर्नी रही है, जो आपकी वर्किंग है, जिस प्रकार से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जी सर, इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रेरणा किससे मिली? आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं? आपके जो है मेंटर्स कौन रहे हैं?
मेरे मेंटर्स, मैंने ऐसा बताया हो कि हमारे सर सेठी सर वगैरह, जी जी और हमारे एक सर है एसपी सिंह, जो एसएन कॉलेज में लेक्चरर है, सीनियर जी, लेक्चरर है। जी उनसे भी एक बात सीखी, ऑनेस्टी। आपके पास टाइम कितनी भी कमी हो, आप क्लास में जाइए, आप बच्चे को एटलीस्ट आप जितना पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाइए बच्चे को। तो आई लर्न ऑनेस्टी फ्रॉम हिम एंड ही इज ग्रेट गाय। उन्होंने Very nice. मेरी एक बार फीस भी भरी थी कॉलेज जी। के दौरान। हाँ, एमए के दौरान पैसा नहीं हुआ करता था, पार्ट टाइम में इतना मिलता नहीं था, तो फीस एट ए टाइम फीस आ गई डीएवीवी की, तो मेरे पास पैसा नहीं था। बिल्कुल। तो मेरा एक दोस्त मनोज सिंह ठाकुर, चल बोले, उनकी कुछ पहचान थी उनसे, तो बोले इसके पास फीस का पैसा नहीं है सर, मैं क्या कर सकता, व्हाट कैन आई डू सर। उन्होंने 1000 रुपये निकाले, टेबल पे रखे, और आई रिटर्न इट टू हिम व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। जब मैं Yes. काम करना शुरू किया, Just उसमें पढ़ाना शुरू किया, तो मैं उनको पैसा जाकर लौटाया। तो ऐसा है सर, मेरे इंस्पिरेशन वही है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे ईश्वर है। कहते हैं कि जब तुझसे ही ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के नाम पर सब छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। क्या बात है सर, वेरी नाइस। बिल्कुल अप्रिशिएबल है सर, बिल्कुल। सर लास्ट में मैं बस हमारी बात को समेटते हुए थोड़ा सा क्योंकि एक अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहूँगा जी सर। कि सर जैसे कि पहले की शिक्षा और अभी की शिक्षा में आप क्या अंतर देख पा रहे हैं, और किस प्रकार की जो है एजुकेशन पॉलिसी और किस प्रकार की जो है एजुकेशन की आप अपेक्षा करते हैं कि किस प्रकार का एक एजुकेशन सिस्टम जो है होना चाहिए, और किस प्रकार से उसको जो है ताकि वो उसका हर बच्चा, हर स्टूडेंट उसका बेनिफिट उठा सके। देखिए सर, मैं आपके मंच के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, जग जाहिर करना चाहूँगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। बिल्कुल, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जी। अगर हम बदलते नहीं हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यवस्था को, तो व्यवस्था एक समय तक पुरानी हो जाएगी। पुरानी होने के बाद वो खोखली होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन जो आ रहे हैं, जो नए चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल। स्पेशली ट्रेनिंग लेकर आया था भोपाल से, जी। और मैंने उसी की ट्रेनिंग दी कि बच्चे के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाना, बच्चे में जी। शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाना, वही आज के समय की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, और होना भी तो अगर चाहिए। ये तीनों में से अगर कोई भी चीज अगर कम रह जाती या है, कम रहती है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो ग्रोथ है वो उस पे इम्पेक्ट पड़ सकता है, वो नहीं हो पाएगा। तो अगर कभी एक ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं और तो ये तीनों चीजों पे बिल्कुल वर्क करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इस पे वर्क करना पड़ेगा। सर, जो जनरेशन गैप हो रहा है शिक्षक और स्टूडेंट के बीच, जी जी जी, जनरेशन गैप आ रहा है जी, कि हम ये चाहते हैं कि हमारे इसमें पोएम है अमांडा, हम ये चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से करे, और वो चाहता है कि वो उसके हिसाब से करे। तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना है कि वो उसके करे तो हमारे हिसाब से, पर उसको महसूस हो कि उसके हिसाब से करे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें एक रास्ता ढूंढना पड़ा, और वो शिक्षक कर सकता है, बिकॉज वह राष्ट्र निर्माता है, ही इज वर्ल्ड मेकर, ही इज नेशन मेकर। तो राष्ट्र निर्माता है, और मेरे सभी शिक्षक साथी से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाए, इस तरह शिक्षा दे कि वो इंटरेस्टेड होकर आपकी कक्षा में बैठे। कब तक के व्यक्ति को जो है नेवर गिव अप नहीं करना चाहिए? सर, मैं बताना चाहूँगा, रतन टाटा जी कहते हैं, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं निर्णय को सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक समय होता है, देयर इज अ टाइम ऑफ समथिंग या एनीथिंग, बट मैं कहूँगा कि अगर हमारा काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मेरा तरीका कैसा है, तरीका तो गलत नहीं हो जा रहा है उस काम को करने का। बिल्कुल करेक्ट। नेवर लीव द गोल, चेंज द वे। यस करेक्ट। हमें रास्ता बदलने की सोचना पड़ेगा, क्योंकि बार-बार जो है एक ही जो है तरीके से अटेम्प्ट ना करें, अटेम्प्ट करने के भी तरीके पे थोड़ा सा फोकस करें कि भाई लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कैसे अटेम्प्ट किया था, और जिसकी वजह से कि हमें फेल्योरिटी या अनसक्सेस हुआ, तो उसकी जो है लूज पॉइंट्स है
या उसका तरीका, उसका वे, उसको थोड़ा सा उसका वे आपको देखना पड़ेगा। शॉर्ट आउट करके या उसको रिमूव करके फिर आगे बढ़ा जाए। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, आप जैसे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही खुलकर और काफी जो है सेटिस्फाइडली मेरे सारे सवालों के जवाब दिए हैं, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी दर्शक जो है इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और उनको काफी इसके एक सकारात्मक मैसेज, एक पॉजिटिविटी का जो मैसेज उन तक जो पहुंचाने का हमने हमारे मंच के माध्यम से काम किया है, तो होप कि वो पहुंच गया होगा और उसका फायदा भी जो है स्टूडेंट्स के ही उठा पाएंगे। ऐसा लास्ट में मैं जो चाहूँगा कि हमारे मंच के माध्यम से ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, इसके लिए आपका अनुभव कैसा रहा और इस मंच के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर बुरहानपुर में ऐसी कोई चीज़ अभी तक, ऐसा कोई मंच मेरे जहन तक या मेरे संज्ञान तक था नहीं, बट आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर बैठकर अपनी बात किसी तक पहुँचाना, कि मेरी बात किसी तक पहुँचेगी। अगर पूरे मेरे जीवन काल में मुझसे एक व्यक्ति भी थोड़ा मोटिवेट हो जाए और थोड़ा सा उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, और आपका मंच जो कार्य कर रहा है सर, सैल्यूट है उस काम को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। और ईश्वर आपको बहुत प्रसिद्धि दे इस काम में, बहुत आगे तक जाए सर आपका लीड लैब ऐप। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये हमारे बीच थे विजय बावस्कर, विजय बावस्कर जी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा हमारे बीच ऊपर जो है उपस्थित थे विजय कुमार बावस्कर जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों के बहुत अच्छे तरीके से और खूबसूरत तरीके से सारे सवालों के संतोषजनक और संतुष्टपूर्ण जो जवाब दिए हैं। आशा करते हैं हमारा जो साक्षात्कार है जीवन में सभी के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए और हर युवा वर्ग के लिए एक सकारात्मक मैसेज देने का प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।